गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेरणा महेश्वरी, सह आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैं आज आपसे बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास की 3rd यूनिट से बंगाल का स्थायी बंदोबस्त पर बात करने जा रही हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे जब बक्सर के युद्ध के बारे में बात की थी तो 1765 में इलाहाबाद की संधि जो क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ और अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ की थी, उसके बारे में बात हुई थी। और आपको ये पता ही होगा कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूल करने का अधिकार अर्थात दीवानी अधिकार दिया था और इसके बदले में कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए देगी। इसी प्रकार 1765 में क्लाइव ने मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी था नजमुद्दौला, उससे निजामत के अधिकार लिए और निजामत का जो ये अधिकार अंग्रेजों ने लिया उसके बदले में उन्होंने मुगल बादशाह को 53 लाख रुपए देने थे। इस प्रकार कंपनी के पास दीवानी और निजामत दोनों अधिकार आ गए। क्लाइव इस समय कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता था और उसको लगता था कि इस प्रकार अगर कंपनी ने राजनीतिक अधिकार ले लिए तो अन्य शक्तियों से कंपनी की प्रतिस्पर्धा हो सकती थी और वो कंपनी को मात्र व्यापार कार्य के लिए ही स्वतंत्र रखना चाहता था। और क्लाइव ने इस समय द्वैध शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसके द्वारा वास्तविक शक्ति कंपनी के पास रही और उत्तरदायित्व भारतीयों के पास रहे। इस द्वैध शासन व्यवस्था के द्वारा क्लाइव ने जो राजस्व व्यवस्था थी उसके संचालन के लिए भूमि को 1 वर्ष के लिए ठेके पर देने की व्यवस्था आरंभ की और भूमि को 1 वर्ष के ठेके पर देने से कृषकों को सर्वाधिक हानि हुई और जो लोग जमीन ठेके पर ले रहे थे उन्होंने जमीन की उर्वरता में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस प्रकार जमीन को और कृषकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ और 1770 में जब बंगाल का अकाल पड़ा उसके पश्चात बंगाल की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और बाद में उसे वहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहां आने के पश्चात द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इस दीवानी कार्य के लिए जो उप दीवान नियुक्त किए गए थे, बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में शिताब राय, उनको उसने पद से हटा दिया। मुगल बादशाह को दिए जाने वाले 26 लाख रुपए भी बंद कर दिए गए और शाह आलम से कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र जो कि अवध नवाब से कंपनी ने लिए थे, पुनः लेकर के अवध नवाब को 50 लाख रुपए में वापस बेच दिए गए। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। जहां तक भू राजस्व प्रणाली का प्रश्न है, उसने 1772 में भूमि को 5 वर्ष के लिए ठेके पर देने की प्रथा आरंभ की
1773 में भारतीय दीवानों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। उनके नियंत्रण के लिए प्रांतीय परिषदें बनाई गई और 1776 में 5 वर्षीय ठेके के स्थान पर जमीन को 1 वर्षीय ठेके पर देने की प्रथा आरंभ की गई। 1781 में कलेक्टरों को फिर से नियुक्त किया गया और कलकत्ता में इनके कार्य के सुपरविजन के लिए एक राजस्व समिति का गठन किया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा मानता था कि नियंत्रण कलकत्ता से होना चाहिए और अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए और जिलों में भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। और इस प्रकार की केंद्रीकरण नीति के कारण वो कोई एक सुचारू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स के पश्चात 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा गया और उसे इस बात का निर्देश दिया गया कि वो बंगाल में कोई ऐसी राजस्व व्यवस्था को लागू करे जिससे सरकार और कृषकों दोनों का ही हित हो। कॉर्नवालिस के सामने मुख्यतः 3 प्रश्न थे कि राजस्व व्यवस्था जमींदार के साथ की जाए या कृषक के साथ। दूसरा प्रश्न यह था कि जो राजस्व वसूल किया जाए उसमें शासन का हिस्सा क्या रहे। और तीसरा प्रश्न जो उसे सुलझाना था कि व्यवस्था अस्थायी हो अथवा स्थायी। कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ 1790 में एक व्यवस्था लागू की और इसे 1793 में स्थायी बना दिया गया। इसे ही बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इस स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात कि यह बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। दूसरा, इसमें सरकार का कृषकों से किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। राजस्व की जहां तक दर की बात है, वो 1765 की जो राजस्व की दरें थी उनसे दुगनी तय की गई। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि जमींदारों का भूमि पर मालिकाना हक होगा, परंतु रेगुलेशन 14 के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि अगर निर्धारित तिथि तक जमींदार लगान नहीं दे पाता है तो उससे लगान अधिकार छीन लिए जाएंगे। और इसमें कुछ और सख्ती बरतते हुए जमींदार से लगान वसूल करने के लिए उसकी जमीन को जब्त किए जाने की भी बात की गई। इस स्थायी बंदोबस्त से जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि राजस्व की दरें स्थायी रूप से तय कर दी गई। सरकार को भू राजस्व का 8/9 भाग और जमींदार के पास 1/9 भाग रहना था। इस स्थायी बंदोबस्त के लाभ भी हुए और हानियां भी। इस स्थायी बंदोबस्त से सरकार की आय निश्चित हो गई।